आर्यन ने जैसे ही तन्मय के फोन को देखा तो वह हैरान होकर तन्मय को देखकर कहा, यार एक बात बताओ, तुम्हारे सारे दुश्मन पूर्वी भाभी को टारगेट क्यों बनाए हुए हैं? मैं तो तुमसे यही कहूंगा, तुम उन सब को धमकी दे दो, अगर किसी ने पूर्वी भाभी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो तुम उन सबको जान से मार दोगे। आर्यन की बात सुनकर तन्मय गुस्से में उसे देखकर कहा, वह तो मैं इन सब को कह दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे ये बताओ, पूर्वी इस समय कहाँ पर है? क्योंकि मेरे दुश्मनों को खबर मिल चुकी है, मैं उस शहर में नहीं हूँ। ऐसे में अगर पूर्वी घर से बाहर निकलेगी, वह भी बिना बॉडीगार्ड के, तो उस पर खतरा होगा। तुम जल्दी से पता करके बताओ पूर्वी इस समय कहाँ पर है। अगर वह घर पर है तो ठीक है, लेकिन अगर वह कहीं और है तो उसे जल्दी से कहो घर पहुंचने के लिए। तन्मय के परेशान चेहरे को देखकर और उसके गुस्से भरी बातों को सुनकर आर्यन जल्दी से अपने फोन को निकालकर वहां के बॉडीगार्ड को कॉल किया। इधर दूसरी तरफ भूमि पूर्वी दोनों ही पार्थ के साथ कैफे में बैठकर कॉफी पी रही थी। हालांकि उन दोनों का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सिर्फ पार्थ के जिद की वजह से उन्हें कॉफी पीना ही पड़ रहा था। वो तीनों ही एक दूसरे को देखकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक से वहां पर बंदूक चलने की आवाज आई। बंदूक चलेगी आवाज सुनते ही पार्थ के कान खड़े हो गए। वो अपनी नजरें घुमाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं है, लेकिन लोगों की अफरा-तफरी मची हुई थी। बंदूक की आवाज सुनकर सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे चिल्लाते हुए। कई लोग तो कैफे से बाहर भी निकल चुके थे, लेकिन कई लोग कैफे के अंदर ही छुपकर बैठे हुए थे। वहीं पूर्वी और भूमि जैसे ही बंदूक चलने की आवाज सुनी तो उन दोनों की नजरें कैफे से बाहर चले गया। वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक से दो आदमी पूर्वी के सामने आ गए। जैसे ही पार्थ में देखा, वह दोनों आदमी पूर्वी की तरफ गन को निशाने बनाए हुए हैं, तो वह बिना वक्त गंवाए उन दोनों आदमियों के हाथों से बंदूक छीनकर तुरंत बंदूक की पॉइंट उन दोनों आदमियों की तरफ कर दिया। पूर्वी भूमि घबरा चुकी थी। यह सब देखने के बाद उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी अपने कदम आगे बढ़ाकर वहां से भागे। लेकिन जब पूर्वी देखी कैसे पार्थ उसकी जान बचा रहा है, तो वह जल्दी से भूमि का हाथ पकड़ के पार्थ के पीछे आकर छुप गई। पार्थ ने इतनी जल्दी यह सब किया, जिस बात का अंदाजा उन दोनों गुंडों को भी नहीं पता चला। वह दोनों गुंडे ही अपने दोनों हाथ खड़े करके पार्थ को ही देखे रहे थे। जब पार्थ ने देखा वह दोनों गुंडे उसे देख रहे हैं, तो वह गुस्से में दांत पीसकर कहा, किसके कहने पर तुम दोनों यहाँ आए हो? सच सच बताओ, वरना इन बंदूक के अंदर जितनी भी गोलियां होगी ना, वह तुम्हारे सीने के अंदर मिलेगी। पार्थ की धमकी बड़ी बातें सुनकर वह दोनों गुंडे एक दूसरे को देखने लगे। पहला गुंडा नामे सर हिलाया, जिसे देखकर दूसरा गुंडा पार्थ को देखकर कहा, हम तुम्हें नहीं बताएंगे हमें किसने भेजा है, लेकिन हम तुम्हें यह जरूर बताएंगे हम यहाँ किसे मारने आए हैं। ये कहकर वह आदमी पूर्वी को देखने लगा। पूर्वी की नजरें भी उन दोनों गुंडों पर था। जब पूर्वी ने देखा कैसे वह आदमी उसे ही देख रहा है, तो वह हैरान होकर उस आदमी से कहती, तुम मुझे क्यों मारने आए हो? मैंने क्या कर दिया? पूर्वी की आवाज में घबराहट साफ नजर आ रहा था। जब पार्थ ने देखा तो वह गुस्से में वह बंदूक उन दोनों आदमियों पर चलाया। बंदूक की गोली उन दोनों आदमियों के सीने पर जाकर लगी, जिस वजह से वह दोनों आदमी तुरंत से नीचे गिर गए। पूर्वी भूमि अभी भी पार्थ के पीछे छुपी हुई थी। जब पार्थ ने देखा वह दोनों आदमी गिरकर मर चुके हैं, तो वह तुरंत अपने पॉकेट से फोन निकाला, फिर किसी को कॉल किया। थोड़ी देर में पुलिस उस कैफे में आई। जब पार्थ ने पुलिस को देखा तो वह उस पुलिस को देखते हुए जमीन पर पड़े दोनों आदमियों की तरफ इशारा करके कहा, तुम मुझे पता करके बताओ यह आदमी किस ग्रुप के आदमी है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर किसी की जान लेने आए थे और मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी आदमी उस इंसान की जान ले।
ये कहकर पार्थ पूर्वी को देखने लगा। जब उसने देखा पूर्वी और भूमि दोनों घबरा रही है तो वो दोनों का हाथ पकड़ के तुरंत उस कैफे से बाहर निकला। कैफे से बाहर निकल के वो उन दोनों को अपनी कार में बिठाया, फिर खुद भी कार के अंदर जाकर बैठ गया। भूमि घबराते हुए पार्थ को देखकर कहती, तुमने उन दोनों को जान से मार दिया, तुमने उन दोनों को जान से मार दिया तो पुलिस ने तुम्हें पकड़ा क्यों नहीं? तुमने किसी का खून किया है और पुलिस तुम्हें जाने दे दिया इतनी आसानी से। भूमि की बात सुनकर पार्थ के होठों पर शैतान भरा मुस्कुराहट नजर आने लगा। वह मुस्कुराते हुए एक नजर पूर्वी को देखा, फिर अपनी कार के फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर उन दोनों को देते हुए कहा, मेरा कांटेक्ट बहुत बड़े बड़े आदमियों के पास है, पुलिस की औकात नहीं है पार्थ खुराना को अरेस्ट कर सकें। मैंने उन दोनों आदमियों को जान से नहीं मारा, मैं उन दोनों आदमियों के सीने से थोड़े बगल में बंदूक चलाया है, जिस वजह से वो दोनों आदमी बेहोश हुए हैं, मरे नहीं हैं। 3 घंटे के अंदर उसका इलाज हो गया तो वह लोग बच जाएंगे, अगर 3 घंटे के अंदर उसका इलाज नहीं हुआ तो मर सकते हैं। अब पुलिस के हवाले वह दोनों आ चुके हैं तो जायज सी बात है, पुलिस सबसे पहले उसका इलाज करवाएंगे। जब पुलिस उसका इलाज करवाएंगे तो वह ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद ये सच पता चलेगा वह किसके भेजे हुए आदमी है। पार्थ की बात सुनकर पूर्वी चैन की सांस लेकर उसे देखकर कहती, वैसे तो मैं तुम्हारे साथ कॉफी भी पीना पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज तुमने मेरी और मेरी बहन की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। आज अगर तुम नहीं होते तो शायद ये लोग मुझे मार चुके होते। तुम्हें अब आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पति से इन सब के बारे में बात कर लूंगी। वो खुद पता कर लेंगे ये किसके भेजे हुए आदमी थे। पूर्वी की बात सुनकर पार्थ शैतान भरी नजरों से पूर्वी को देखकर कहा, तुम्हें अपने पति से पूछने की क्या जरूरत है, मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये जो आदमी तुम्हें मारने आए थे ना, उस आदमी तुम्हारे पति ने ही भेजा होगा, उसे पता चल गया होगा मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कॉफी पी रहा हूँ, तो उसने सोचा होगा क्यों ना इस बदले को लेकर सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर दे। अब देखो, तुम खुद जानती हो तुम्हारा पति तुम्हें पसंद नहीं करता है और तुम अपने पति को पसंद नहीं करती हो, ऐसे में जब तुम्हारे पति को पता चला होगा तुम मेरे साथ यानी कि पार्थ खुराना के साथ बैठकर कॉफी पी रही हो तो उसे कितना गुस्सा आया होगा और उसने इसी गुस्से में बिना कुछ सोचे अपने आदमियों को यहाँ भेजकर तुम्हें मरवाने का प्लान बनाया। पार्थ की बात सुनकर पूर्वी गुस्से में कहती, अगली बार अगर तुमने वापस से मेरे पति पर फालतू इल्जाम लगाने की हिम्मत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भले ही मेरा पति शैतान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मैं अपने पति पर आंख बंद कर कर भी विश्वास कर सकती हूँ, अगर तुम्हारी जगह कोई और 10 आदमी आकर यह कह देगा ना तो मैं उन सब में से किसी की बातों पर यकीन नहीं करूंगी। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मेरी तरफ से एक थैंक यू कॉफी जरूर होगा। ये कहकर पूर्वी एक नज़र पार्थ को देखी, फिर भूमि के साथ उस कार से बाहर निकल गई। जब पार्थ ने देखा कैसे पूर्वी उसकी बातों पर अभी भी यकीन नहीं की तो वो गुस्से में अपना हाथ कार के बोनट पर मारते हुए कहा, ना जाने इस तन्मे ने पूर्वी के मन में क्या कह दिया है, जिसके बाद से पूर्वी है कि सिर्फ उस पर विश्वास करती है। लेकिन मैं यह विश्वास तोड़कर रहूंगा क्योंकि मुझे पूर्वी चाहिए, मैं पूर्वी को तन्मे के साथ कभी भी देखना पसंद नहीं करूंगा। काश मुझे तन्मय से पहले ही पूर्वी मिल चुकी होती तो आज पूर्वी मेरे पास होती, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ही सही पूर्वी मेरी होकर रहेगी। यह कहकर पार्थ कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। पार्थ की कार वहां से जा चुकी थी। जब भूमि देखी तो वो पूर्वी को देखकर चाहने लगी, पूर्वी हमें जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहिए, क्या पता कोई और आदमी आकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, ऐसे में हम बॉडीगार्ड लेकर भी नहीं आए हैं, बहुत रिस्क हो सकता है, चलो जल्दी से हम यहाँ से निकलते हैं। ये कहकर भूमि पूर्वी कहाँ करके वहां से चली गई। इधर लंदन में
आर्यन बॉडीगार्ड से पता करवा लिया था आखिर पूर्वी कहाँ है। जब आर्यन को पता चला पूर्वी कहाँ है तब वो उस जगह का सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिया और सीसीटीवी फुटेज को मंगवाकर उसने तुरंत उस फुटेज को तन्मय को दे दिया। तन्मय अपने कमरे में बैठकर उस सीसीटीवी फुटेज को बार बार रिवाइंड करके देखे जा रहा था। उस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा था दो आदमी पूर्वी पर हमला करने आए थे और उसी बीच में पार्थ ने पूर्वी का जान बचाया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के पूरे क्लिप को देखने के बावजूद भी तन्मय बस एक ही सीन को बार बार रिपीट करके देख रहा था जिसमें पार्थ ने पूर्वी के हाथ को पकड़ के रेस्टोरेंट के बाहर निकल रहा था। आर्यन तन्मय के बगल में बैठा हुआ था। जब उसने देखा किस तरह से तन्मय बार बार क्लिप को देखे जा रहा है तो वह हंसते हुए उसे देखकर कहा, एक बात बताओ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि कम से कम पूर्वी भाभी को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम हो कि आधे घंटे से एक ही क्लिप देखे जा रहे हो जिसमें पार्थ पूर्वी भाभी और भूमि को लेकर कैफे से बाहर जा रहा है। तुम्हें तो अभी यह पता करना चाहिए जो आदमी पूर्वी भाभी को मारने आया था वह किसके भेजे हुए आदमी है, लेकिन तुम हो कि जलन के भाव लेकर बैठे हुए हो। तुम मान क्यों नहीं लेते हो? तुम्हारे दिल में पूर्वी भाभी की जगह बन रही है। पूर्वी भाभी को किसी और के साथ देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। आर्यन की बात सुनकर तन्मय ने लैपटॉप को बंद किया, फिर गहरी सांस लेकर उसे देखकर कहा, मुझे पूर्वी से प्यार नहीं हुआ है। मैं वह क्लिप बार बार इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि पूर्वी बिना मेरे परमिशन से उस पार्थ से मिलने गई जिस पार्थ ने उसे किडनैप किया था। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। पार्थ कितना का तारांकन इंसान है। वह लड़कियों के इज्जत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह लड़का पूर्वी को गंदी नज़र से देखता है और यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं वह मेरी पत्नी को गंदी नज़र से देखें। मुझे कैसे भी करके पूर्वी से बात करना है। और हाँ, तुम सारे बॉडीगार्ड से यह कह दो पूर्वी जब जब बाहर जाएगी तब तब उस पर नजर रखने को और पूर्वी की सिक्योरिटी बढ़ा दो। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वहाँ मौजूद ना होने पर पूर्वी को कोई नुकसान पहुँचे, खास करके उस पार्थ की तरफ से, क्योंकि वह जानबूझकर पूर्वी के करीब जाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। ये कहकर तन्मय गुस्से में मुट्ठी बंद कर लिया। मैंने आप सब की कंप्लेन देखी, हालांकि कुछ कमेंट्स गायब हो गए हैं। जैसा कि आप सब चाहते हैं लव स्टोरी स्टार्ट हो तो वो लव स्टोरी स्टार्ट है। हाँ, मैं रोमांस स्टार्ट नहीं की हूँ क्योंकि यहाँ दोनों ही अभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। तन्मय को एहसास हो चुका है प्यार का। मैं 17 तक का एपिसोड लिख चुकी हूँ जिस वजह से उसे बदल तो नहीं सकती हूँ, लेकिन आगे के एपिसोड को मैं चेंज कर दूंगी। ऑडियो बाय साकिल JX07। पृथ्वी बैग लेकर एयरपोर्ट के पास खड़े था। उसे देखकर साफ लग रहा था जैसे वह वहां पर किसी का इंतजार कर रहा हो। काफी समय बीत जाने के बाद पृथ्वी ने देखा अब तक वह शख्स वहां नहीं आया है तो गुस्से में वहां से जाने लगा। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की ने पृथ्वी को आवाज लगाई। उस आवाज को सुनते ही पृथ्वी के पैर वहीं रुक गए। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने बरखा खड़ी थी। बरखा मुस्कुराते हुए पृथ्वी को देखते हुए कहती, तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी? बरखा के बात सुनकर पृथ्वी के होठों पर शैतान भरा मुस्कुराहट नजर आने लगा। वह मुस्कुराते हुए बरखा को देखकर कहा, मुझे ये तो पता था तुम जरूर आओगी, लेकिन इतना लेट आओगे यह मुझे नहीं पता था। अब आ ही गई हो तो बताओ तुमने इमरजेंसी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, जबकि तुम्हें पता है USA में मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम है। पृथ्वी की बात सुनकर बरखा के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वह मुस्कुराते हुए पृथ्वी के पास आई, फिर उसके कंधे पर हाथ रख कर कहने लगी, क्या बात है पृथ्वी, मुझे लगा था सिर्फ तुम फोन पर ही मुझसे झूठ कहते हो, लेकिन तुम तो मेरी नजरों में नजरें मिलाकर झूठ कहने की हिम्मत रखते हो। बरखा की बेतुकी बातें सुनकर पृथ्वी गुस्से में कहा,
दिमाग खराब मत करो, मेरा जिस काम के लिए तुमने मुझे बुलाया है सीधे सीधे मुझे वह काम बताओ, फालतू का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। पृथ्वी को गुस्से में देख बरखा उसे देखकर गुस्से में कहती, अच्छा तुम्हारे पास फालतू समय नहीं है, यूएसए में रोज नई लड़कियों के साथ सोने के लिए तुम्हारे पास समय है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें मिलने के लिए बुलाई हूँ, उसके लिए तुम्हें फालतू समय लग रहा है। कितना झूठ बोलोगे, मुझसे पूर्वी को धोखा दे रहे थे ये तो मुझे पता था, लेकिन तुम पीठ पीछे मुझे भी धोखा दे रहे हो, इस बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन अब मुझे इस बारे में भी पता चल चुका है। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, इतना कि तुम्हारी बातों में आकर उस पूर्वी के खिलाफ चली गई, लेकिन तुम यूएसए जाकर मेरे पीठ पीछे लड़कियों के साथ रंगलियां मना रहे हो। बरखा की बात सुनकर पृथ्वी हैरान होकर उसे देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था बरखा को ये सारी बातें पता कैसे चला। पृथ्वी को हैरान देखकर बड़का उसके कंधे से हाथ हटाकर मुस्कुराते हुए कहती, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम यही सोच रहे हो ना मुझे ये सब के बारे में कैसे पता चला, तुम शायद भूल रहे हो मेरे पापा एसीपी है और मैं चाहूँ ना तुम्हारे पीछे 10 बॉडीगार्ड लगा सकती हूँ। जब तुम यूएसए गए थे ना, तभी मैंने तुम्हारे पीछे अपने आदमियों को छोड़ रखे थे जो तुम्हारी सारी खबरें मुझे लाकर देते थे। शुरू में तो मुझे यही खबर मिल रहा था तुम जिस काम के लिए गए हो उसमें तुम अच्छे से लगे हुए हो, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पता चला तुम तो यूएसए में जाकर अपना काम बिल्कुल ही भूल चुके हो, वहां जाकर तो तुम लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो। बरखा की बात सुनकर पृथ्वी गहरी सांस लेकर उसे देखता, अब जब बरखा को सच पता चल ही चुका है तो ये सोचकर पृथ्वी ने बरखा से कहा, चलो अच्छी बात है, तुम्हें पहले से इन सब के बारे में पता है, अब जब तुम्हें सबके बारे में पहले से ही पता है तो आदत डालो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हूँ। मेरा नाम पृथ्वी चौहान है और मैं कभी भी लड़कियों के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आता, क्या लगा था मेरे साथ हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें अपने पास रखा था क्योंकि मुझे उस पूर्वी से बदला लेना था। देखो बरखा, तुम चाहो तो जिंदगी भर मेरे साथ रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगी। बस मुझे उस पूर्वी से कैसे भी करके बदला लेना है और वो जरिया हो सिर्फ तुम, बड़ी मुश्किल से मैंने उस पूर्वी को कबड्डी गेम से बाहर निकाला हो और मैं नहीं चाहता हूँ वह पूर्वी वापस से कबड्डी गेम में घुस जाए, इसीलिए तो तुम्हें मैंने इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर बनाया, तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए और तुम हो कि यहाँ पर फालतू का मुझे बुलाकर लेक्चर सुना रही हो। पृथ्वी की बात सुनकर बरखा गहरी सांस लेकर उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती, ठीक है पृथ्वी, तुम्हें यही लग रहा है मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हारे पास हूँ क्योंकि तुमने मुझे रखा है, तो आई एम सॉरी पृथ्वी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी से बदला मैं भी लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ, आज तक मैंने तुम्हारे सिवा किसी दूसरे लड़के तक को नहीं देखा है और तुम मेरे साथ साथ और लड़कियों के साथ रातें गुजारते हो। अब मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मुझे अगर पूर्वी से बदला लेना होगा तो वह मैं अपने तरीके से लूंगी, तुम जाओ भाड़ में, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगी, याद रखना ये बरखा तुम्हें चैलेंज कर रही है। ये कहकर बरखा गुस्से में वहां से चली गई। बरखा को गुस्से में जाते हुए देखकर पृथ्वी गहरी सांस लेकर खुद से कहा, ये लड़की भी ना मुझे पागल कर देगी, अगर ये लड़की मेरे हाथ से छूट गई ना तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, कहीं ये लड़की उस पूर्वी को जाकर मेरे बारे में सच ना बता दे। इससे पहले कि मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाए मुझे वापस से बरखा को मनाना पड़ेगा, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, बरखा को मुझे वापस अपने काबू में करना पड़ेगा। ये सोचकर पृथ्वी बरखा के पीछे चला गया। वही खुराना मेंशन।
पार्थ अपने बेडरूम में बैठा हुआ था, तभी उसके बेडरूम का दरवाजा नॉक हुआ। उसने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर एक 55 साल के आदमी खड़े थे। उस आदमी को देखते ही पार्थ का मुंह बन गया। वह अपनी जगह से उठा, फिर आदमी को देखते हुए कहा, आप कहां से आ गए पापा? आपने तो कहा था अभी आपको यहां आने में समय है। पार्थ की बात सुनकर उसके पापा कमरे के अंदर आते हुए उसे देखकर कहते, क्यों मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो? वैसे तो तुम कभी भी मुझे देखकर खुश नहीं होते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे ही काम से यहाँ आया हूँ। मिस्टर खुराना के बात सुनकर पार्थ शैतान भरी नजरों से उन्हें देखकर कहा, एक मिनट, आज आप मेरे काम से यहाँ आए हैं? आप तो हमेशा अपने काम के लिए आते हैं और दूसरों की बातें सुनकर मेरे पास आते हैं ना, तो फिर मेरे लिए यहाँ कैसे आ गए? पार्थ की बात सुनकर मिस्टर खुराना के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वह मुस्कुराते हुए पार्थ को देखकर कहते, आज मैंने कैफे में देखा तुम किस तरह से उन दोनों लड़कियों के साथ बैठकर कॉफी पी रहे थे और कैसे उन दोनों लड़कियों की जान बचाए। वैसे तो पहले मुझे लगा शायद वह तुम्हारी कोई कॉलेज की दोस्त होती, लेकिन जब मैंने अपने आदमियों से पता करवाया तो मुझे पता चला उन दोनों में से एक लड़की जिसका नाम पूर्वी कश्यप है, तुम उससे प्यार करते हो। तो अब तुम सच सच बताओ, क्या तुम सच में उस लड़की से प्यार करते हो? देखो, आज तक तुम मेरे काम से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की बातें मानकर तुम्हें डांटता रहता हूँ, लेकिन आज मैंने फैसला लिया है, तुम जिस लड़की से प्यार करोगे मैं उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा। मिस्टर खुराना की बात सुनकर पार्थ हैरान होकर कहा, क्या सच में आप मेरी शादी उस पूर्वी से करवाएंगे? सोच लीजिए, आगे चलकर कहीं आपको इतना महंगा पड़ जाए, फिर बाद में आप ही ना मुकर जाना। पार्थ की बात सुनकर मिस्टर खुराना हंसते हुए कहते, तुम्हें क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ दिखता हूँ? मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे पास फालतू का समय बर्बाद करने के लिए आऊंगा नहीं। जैसे ही मुझे तुम्हारे और पूर्वी के बारे में पता चला तो मैं तुरंत यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह से सच सुनना था। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो। तो बताओ, कब मैं जाऊँ उस लड़की के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर? मिस्टर खुराना की बात सुनकर पार्थ के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वह मुस्कुराते हुए मिस्टर खुराना से कहा, पापा अभी आप फिलहाल के लिए कोई रिश्ता लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं पहले उस लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको शायद आपके आदमी ने पूरी इन्फॉर्मेशन लाकर नहीं दी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं पूर्वी से प्यार करता हूँ, लेकिन पूर्वी मुझसे प्यार नहीं करती है। थोड़ा समय दीजिए, जैसे पूर्वी मेरे प्यार में आ जाएगी तो मैं तुरंत आपको सारी बातें बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपने मेरे लिए इतना सोचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्थ की बात सुनकर मिस्टर खुराना मुस्कुराकर उसे देखे। वह समझ चुके थे पार्थ के कहने का क्या मतलब है। ये सोचकर वह बस मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। अपने पापा को जाते हुए देखकर पार्थ गहरी सांस लिया, फिर बेड पर जाकर बैठ गया। वही आहूजा मैंशन में पूर्वी अपने कमरे में बैठकर आज के हुए हादसे के बारे में सोच रही थी। तभी रेहान कमरे के अंदर भागते हुए आया। रेहान को भागते हुए देखकर पूर्वी जल्दी से उसे अपनी गोद में ली, फिर उसे आराम से बेड पर बिठाई। रेहान के हाथों में फोन था और उस फोन में तन्मय का वीडियो कॉल भी ऑन था, जिस बात का अंदाजा पूर्वी को बिल्कुल भी नहीं था। रेहान ने देखा उसकी मम्मा परेशान है तो वो मुस्कुराते हुए पूर्वी को कहा, मम्मा क्या आप भी मेरी तरह पापा को मिस कर रही हो? रेहान की बात सुनकर पूर्वी उसके मासूम चेहरे को देखती। हालांकि वह तन्मय को बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही थी, लेकिन अपने बेटे के मासूम और मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वह मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ बेटा, जिस तरह आप अपने पापा को मिस कर रहे हो ना, उसी तरह मैं आपके पापा को मिस कर रही हूँ। लेकिन आप फिक्र मत करो, आपके पापा बहुत जल्द आ जाएंगे। जैसे आप हर समय अपने पापा के बारे में सोचते रहते हो ना, वैसे ही मैं भी सोचती हूँ। बहुत मिस करती हूँ उनको, ना जाने कब आएंगे वो।
पूर्वी ने इतना ही कहा था तभी रेहान के हाथों में रखा फोन से तन्मय का आवाज आया, सच में तुम अपने पति को मिस कर रही हो। तन्मय की आवाज सुनते ही पूर्वी के कान खड़े हो गए। वह अपनी नजर घुमाकर पूरे कमरे को देखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे तन्मय यहीं कहीं कमरे में है, लेकिन पूरे कमरे को देखने के बावजूद भी तन्मय उसे कहीं भी तन्मय दिखाई नहीं दिया। जब उसने देखा उसका बेटा उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, तब जाकर पूर्वी का नजर रेहान के हाथों के फोन पर गया। रेहान के हाथों में फोन देखकर पूर्वी का नजर तन्मय के चेहरे पर गया, जो शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। ये देखते ही पूर्वी तुरंत रेहान के हाथों से फोन ली, फिर तन्मय को देखने लगी। तन्मय ने जब देखा कैसे पूर्वी हैरान होकर उससे ही देख रही है, तो वो मुस्कुराते हुए वापस से कहा, तुमने जवाब नहीं दिया क्या? तुम सच में मुझे मिस कर रही हो? लगता है तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, तभी तो अभी एक दिन भी नहीं हुए हैं और तुम्हें मैं इतना याद आ रहा हूँ। मेरे वहाँ ना होने का असर अब तुम पर दिख रहा है। मिसेस पूर्वी तन्मय आहूजा। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी एक नज़र अपने बेटे को देखती है, जो मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देखे जा रहा था। अपने बेटे को देखने के बाद पूर्वी तन्मय को देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अगर अभी मेरा बेटा मेरे सामने नहीं होता ना, तो मैं आपको बताती आपको कितना मिस कर रही हूँ। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय हल्का सा मुस्कुराकर अपने बेटे को देखा, फिर पूर्वी को देखकर कहा, लगता है जब मैं तुम्हारे पास नहीं रहता हूँ ना, तभी तुम्हारे अंदर शैतानी रूप निकलता है, वरना मेरे सामने तो तुम एक भीगी बिल्ली बन जाती हो। अभी मैं वहाँ नहीं हूँ तो कितने आराम से मुझसे बातें कर रही हो, लेकिन याद रखना मैं हमेशा के लिए अपने काम के सिलसिले में बाहर नहीं आया हूँ, कुछ दिन बाद घर भी आऊँगा। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी का चेहरा काला पड़ गया। हाँ, ये सच था, वह तन्मय के सामने जल्दी अपना मुंह नहीं खोलती है। जब तन्मय नहीं रहता है तभी उसका मुंह खुलता है। अभी जैसे ही तन्मय ने उसे धमकी दिया तो वह अपने बेटे को देखने लगी। रेहान ने देखा कैसे उसके पापा मम्मी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो वो तन्मय को देखते हुए कहा, पापा आपको पता है आज जब मम्मी और मौसी मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गई थी, तब वहां पर एक अंकल भी आए थे और वो अंकल मम्मा को परेशान भी कर रहे थे। उन्होंने मम्मा से कहा था जब तक मम्मा उसके साथ कॉफी पीने नहीं चलेगी तब तक वो मम्मा का पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप जल्दी से आ जाओ पापा, वरना आपकी जगह मम्मा को कोई और लेकर चला जाएगा। रेहान की बात सुनकर पूर्वी हैरान होकर कभी अपने बेटे को देखती तो कभी तन्मय को। तन्मय अपने बेटे की बात को सुनकर गुस्से में पूर्वी को देख रहा था। हालांकि उसे यह सारी बातें तो पता थी, पूर्वी कॉफी पीने के लिए पार्थ के साथ कैसे गई थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था पार्थ उसका पीछा करते हुए स्कूल तक आ गया था। ये सोचकर वो गुस्से में पूर्वी से कहा, देखो पूर्वी, तुम उस पार्थ से दूर रहोगी। मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी तुम्हारा पीछा करे, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा जब कोई लड़का तुम्हारे करीब आएगा। याद रखना मेरी बात, अगर मैंने दोबारा तुम्हारे सामने ये तुम्हारे साथ किसी लड़के को देख लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तन्मय की गुस्से भरी बात सुनकर पूर्वी फोन लेकर वहां से उठकर खिड़की के पास आ गई। वह नहीं चाहती थी उसकी और तन्मय की बातें रेहान सुने। जब उसने देखा उसका बेटा बेड पर बैठकर उसे देख रहा है, तो पूर्वी तन्मय को देखकर बोली, हाँ ये सच है, पार्थ स्कूल में मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं था उसके साथ कॉफी पर जाने का। वो पागल इंसान खुद मुझे कहा था अगर मैं कॉफी पर नहीं गई तो वह ऐसे ही मेरा पीछा करता रहेगा। इसी मजबूरी में मुझे उसके साथ कॉफी पर जाना पड़ा। लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपको क्या फर्क पड़ता है मैं किसी के साथ जाऊं? पार्थ के साथ गई तो आपको इतना गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो मैं अगर पृथ्वी के साथ बाई चांस कभी जाऊंगी तो फिर आप तो मुझे जान से ही मार देंगे। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय को काफी गुस्सा आ रहा था। इधर कुछ दिनों से उसे पूर्वी के साथ किसी और दूसरे मर्द का नाम जोड़ना भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में पार्थ पूर्वी के साथ बैठकर कॉफी पी रहे थे।
यही सब सोचने के बाद तन्मय को पार्थ के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। तन्मय को गुस्से में देखकर पूर्वी घबराने लगी। वो समझ गई थी इस समय तन्मय से कुछ कहना बेकार है। ये सोचकर वह अपने होठों पर मुस्कुराहट बरकरार रखे हुए तन्मय को देखकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं आपके अलावा किसी से नहीं मिलूंगी। मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते हैं मीडिया वाले या फिर हमारे घर के कोई और मेंबर मुझे किसी और आदमी के साथ देखें, वरना आपके खानदान का नाम बदनाम हो सकता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। वैसे आप घर कब आ रहे हैं? पूर्वी की बात सुनकर तन्मय, जो पहले गुस्से में था, जब उसने सुना पूर्वी घर आने के बारे में पूछ रही है तो उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वह अभी भी पूर्वी को ही फोन के जरिए देखे जा रहा था। उसके मन में ख्याल आया जैसे अभी अगर वो पूर्वी के पास होता ना तो वह पूर्वी के गले लग जाता। ये सोचते ही तन्मय का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये तन्मय भी फील कर रहा था, उसे पहली बार ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका दिल किसी के लिए धड़कना सीख रहा है। पत्थर दिल तन्मय का दिल अब पिघलने लगा है। वो पूर्वी को देखे जा रहा था। जब पूर्वी देखी तन्मय उसके सवालों का जवाब नहीं दिया है तो वह वापस से कहने लगी, आपने बताया नहीं आप कब आ रहे हैं घर? पूर्वी के दोबारा कहने पर तन्मय अपने ख्यालों से बाहर निकला। उसकी कानों में पूर्वी बातें गूंज रही थी। बार बार पूर्वी के कहे हुए बातें उसे बार बार सुनाई दे रहा था। वह मुस्कुराते हुए पूर्वी को देखकर कहा, लगता है किसी को मेरी काफी याद आ रही है। तुम कहो तो क्या मैं अपना काम छोड़कर घर आ जाऊं? पूर्वी फोन के जरिए तन्मय को देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था उसका शैतान पति उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब तक वो सबके मुंह से सुनी थी। तन्मय को हंसना तक नहीं आता है, लेकिन उसका शैतान पति आराम से उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सोचकर पूर्वी हैरान भरी आवाज में बोली, आजकल आपको क्या हो गया है? आप इतने ठरकी जैसे बातें क्यों करते हैं? आप मुझे बार बार कहते रहते हैं मैं आपको मिस करती हूँ क्योंकि मुझे प्यार हो गया आपसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपको मुझसे प्यार हो गया है, तभी तो जब देखो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो जी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मुझसे प्यार बिल्कुल भी मत करना। वैसे भी मैं जानती हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुशील हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं आपका पत्थर जैसा दिल पिघलने लगे। आप मुझे शैतान में ही अच्छे लगते हैं, प्लीज ऐसे फ्लर्ट मत किया कीजिए। पूर्वी के बच्चों जैसी बेतुकी बातें सुनकर तन्मय बड़ा मजा आ रहा था। हालांकि वह हंसना चाहता था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वीडियो कॉल पर वह पूर्वी के सामने बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहता था। वो बस हल्का सा मुस्कुरा या फिर पूर्वी को देखकर कहा, तुम्हारा दिमाग सही जगह पर नहीं है क्या? भला मैं तुमसे क्यों प्यार करूंगा? मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रही हो क्योंकि शायद तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। चलो कोई नहीं, अब जब तुमने पूछ लिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए जिस काम के लिए मैं आया था वह काम आज के लिए डिले हो चुका है। कल मेरी मीटिंग हो गई तो उसके बाद ही कंफर्म पता चलेगा मैं कब तक घर आऊंगा। लेकिन हाँ, तो मैं इस बात का ध्यान रखना है, जब भी बाहर जाओगी तो बॉडीगार्ड लेकर जाओगी। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वहां ना होने पर तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचे। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी के होठों पर प्यारा सा मुस्कुराहट आ गया। आज उसे तन्मय के साथ खुलकर बातें करना बड़ा अच्छा लग रहा था। पहली बार वह इतनी खुलकर तन्मय से बातें कर रही थी। वह बात करते समय ये तक भूल गई थी उसका बेटा कब से उसका इंतजार कर रहा है। बेचारा रेहान बेड पर बैठे अपने हाथों को फोल्ड किए खिड़की के पास खड़ी पूर्वी को ही देखे जा रहा था। वी पूर्वी को मुस्कुराते हुए देखकर तन्मय का नजर उसके होठों पर चला गया। तन्मय जैसे ही पूर्वी की होठों को देखा तो जल्दी से अपनी नजरें घुमाया। वह नहीं चाहता था इस समय पूर्वी उसे ऐसे कोई तरीके से देखे जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े। तन्मय को देखकर पूर्वी कुछ सोचते हुए बोली,
ठीक है, मैं अगली बार बॉडीगार्ड लेकर ही जाऊंगी। आप थोड़ा जल्दी आइएगा घर, क्योंकि आपके बिना ये कमरा बहुत खाली खाली सा लग रहा है। मेरी आदत हो चुकी है ना आपके साथ रोज सुबह लड़ने की, इसीलिए। लेकिन इसका मतलब यह मत सोचिएगा मैं आपको मिस कर रही हूँ। बस आपका बेटा आपको मिस कर रहा है और बाकी घर वाले भी आपको मिस कर रहे हैं। जल्दी से घर आइएगा। ये कहकर पूर्वी ने तुरंत कॉल कट कर दी। तन्मय, जो पूर्वी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसे तो अंदाजा भी नहीं हुआ पूर्वी अपनी बात खत्म करते हैं कॉल को कट कर देगी। जब उसने देखा फोन कट चुका है तो उसके होठों पर प्यारा सा मुस्कुराहट आ गया। आर्यन, जो उसी कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था, हालांकि उसके कानों में ईयरफोन लगा हुआ था, जिस वजह से उसने तन्मय और पूर्वी की बातों को सुना नहीं था। लेकिन जब उसने तन्मय को मुस्कुराते हुए देखा तो वह तुरंत अपने कानों से ईयरफोन हटाकर तन्मय को देखकर कहा, तुम किससे बातें करके मुस्कुरा रहे थे? आर्यन की बात सुनकर तन्मय अपने ख्यालों में डूबे हुए ही मुस्कुराते हुए कहा, पूर्वी। तन्मय का इतना ही तो कहना था, तभी आर्यन जोर जोर से खांसने लगा। उसकी खांसने की आवाज सुनकर तन्मय अपने ख्यालों से बाहर निकला। अब जाकर उसे एहसास हुआ उसने गलती से आर्यन के सामने क्या कह दिया। आर्यन को इतना खांसते हुए देखकर तन्मय चिढ़ते हुए कहा, टेबल पर पानी रखा है, चुपचाप उसे पी जाओ। ज्यादा ड्रामा करने की हिम्मत मत करो मेरे सामने, वरना गला दबाकर तुम्हें यही मार दूंगा। तन्मय की धमकी भरी बातें सुनकर आर्यन ने जल्दी से टेबल पर रखे पानी को एक घूंट में पी गया। पानी को पीने के बाद आर्यन तन्मय को देखकर हैरान भरी आवाज में कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम पूर्वी भाभी मुस्कुरा कर ऐसे बात कर रहे थे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरा मतलब, तुम पूर्वी भाभी से बात करते समय मुस्कुरा कैसे सकते हो? आर्यन की बच्चों जैसी सवाल सुनकर तन्मय गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, क्यों मैं मुस्कुरा नहीं सकता हूँ? मैं पूर्वी से बात करके नहीं मुस्कुरा रहा था, बल्कि मैं अपने बेटे से बात करके मुस्कुरा रहा था। तन्मय की बात सुनकर आर्यन मुंह बनाकर कहा, वही तो मैं सोचूं, तुम पूर्वी भाभी से बात करके मुस्कुरा कैसे सकते हो? अच्छा ही हुआ जो यह मेरा सपना भी नहीं था, वरना मैं तो सपने में ही सोचता मैं दोबारा चाचू कब बनूंगा। आर्यन की बात सुनकर तन्मय बेड पर रखे हुए पिल्लों को उसके मुंह पर फेंक कर कहा, तुमको इतना ही शौक है दोबारा चाचू बनने का, तो तुम खुद शादी करके पापा बन जाओ। आइंदा मेरे सामने फालतू बात मत करना। ये कहकर वह अपनी जगह से उठा फिर सीधे वॉशरूम चले गया। तन्मय को वॉशरूम जाते हुए देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए खुद से कहा, ये लड़का भी ना ठीक से झूठ बोलना भी नहीं जानता है। बचपन से जानता हूँ मैं इसे, और इसे ये लगता है कि मैं इसके बात को समझ नहीं सकता हूँ। पता नहीं इसको कब एहसास होगा पूर्वी भाभी से इसे प्यार हो चुका है। इसका पत्थर का दिल अब पिघलने लगा है। आज जिस तरह से ये दोनों खुलकर बातें कर रहे थे, ऐसा लगा था जैसे ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर अभी अभी नए रिलेशनशिप में आए हैं। मुझे लगता है सबसे पहले पूर्वी भाभी की तरफ से पता करवाना पड़ेगा, आखिर क्या पूर्वी भाभी भी तन्मय से प्यार करती है। अगर पूर्वी भाभी तन्मय से प्यार करती होगी ना, तो फिर मैं मर जाऊंगा, लेकिन इन दोनों को मिलाकर रहूंगा। भगवान ने इन दोनों की जोड़ी बहुत किस्मत से बनाई है, और ये दोनों बेवकूफ है कि अपनी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। ये कहकर आर्यन मुस्कुराने लगा। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। वहीं पूर्वी इस तरह से बात करने के बाद मुस्कुराते हुए रेहान के पास आई। जब रेहान ने अपनी मम्मा को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखा तो वह भी खुश होकर उसे देखने लगा। पूर्वी के होठों पर मुस्कुराहट था, लेकिन तभी उसके फोन में एक मैसेज आया। उस मैसेज को देखते हैं पूर्वी कंफ्यूज होकर उस नंबर को देखने लगी। अननोन नंबर से मैसेज देखकर पहले तो पूर्वी उसे इग्नोर की, लेकिन तभी उसने देखा उस नंबर पर वापस मैसेज आया। ये देखकर वो उस नंबर पर रिप्लाई करती।
जैसे ही पूर्वी ने उस नंबर पर रिप्लाई की, तभी उस नंबर से वापस से मैसेज आया, मैं जानता हूँ तुम मुझे अभी पहचान नहीं पा रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ। मैं एक सिरफिरा आशिक हूँ तुम्हारा, तो तुम्हें अंदाजा हो ही चुका होगा आखिर मैं कौन हूँ। अगर अभी भी तुम्हें पता नहीं चला तो मैं अब तुम्हें क्लियर ही बता रहा हूँ, तुम्हारा और सबका प्यारा पार्थ खुराना। ये मैसेज पढ़ते ही पूर्वी की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। पार्थ की हरकत पर अब पूर्वी को काफी गुस्सा आ रहा था। वह ये जानती थी पार्थ उसके पीछे पागल हो चुका है, लेकिन इतना पागल हो जाएगा इस बात का उसे अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये थी, पार्थ के पास उसका नंबर कैसे आया। ये सोचकर पूर्वी उसके मैसेज का रिप्लाई करती, तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला है। पूर्वी के जवाब को देखते हैं पार्थ मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, पार्थ खुराना नाम है मेरा, मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे पूरे खानदान का नंबर निकाल सकता हूँ, ये तो तुम्हारा ही नंबर था, मेरे लिए निकाला, यह बाएं हाथ का खेल है। मैं जानता हूँ इस समय मुझसे बात करने में तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन है तुमसे बात करने का। पार्थ के मैसेज को देखकर पूर्वी गुस्से में जवाब देती है, तुम आखिर चाहते क्या हो? ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो, मैं तुम जैसे लोगों के पीछे पागल नहीं होती हूँ, मेरा पीछा छोड़ने का तुम क्या लोगे? पूर्वी के मैसेज को देखते ही पार्थ ने तुरंत रिप्लाई किया, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं तो तुम्हें तन्मे आहूजा को छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम अपने पति को छोड़ने का फैसला करती हो तो फिर मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। पार्थ के मैसेज को देखकर पूर्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि पार्थ बेवकूफ जैसा बातें कर रहा था। भला वह अपने पति को क्यों छोड़ेगी, वह भी बिना कोई रीजन दिए। भले ही वो तन्मे से प्यार नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं वह बेमतलब का तन्मे को छोड़कर चली जाएगी। ये सोचकर वह पार्थ के आए मैसेज का रिप्लाई करती, तुम्हारे ये घटिया सोचना मुझे सुनने पर काफी गुस्सा दिलाता है, तुमने ये सोच भी कैसे लिए? मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हें अगर जिंदगी भर भी मेरा पीछा करना है ना तुम करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने पति और अपने बच्चों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है तो मेरी जिंदगी आधी अधूरी खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं आधी अधूरी जिंदगी में भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्यार करने वाला पति और इतना प्यार करने वाला बच्चा मिला है, और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात मानकर अपने प्यार को छोड़ दूँ। पूर्वी के आए मैसेज को देखने के बाद पार्थ हंसने वाला इमोजी भेजा, जिसे देखकर पूर्वी उस इमोजी का रिप्लाई देती है, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसका मतलब यह नहीं तुम्हारी इस हरकत को देखने के बाद मैं तुम पर इम्प्रेस हो चुकी हूँ। तुम मुझे कॉफी पर लेकर गए थे, लेकिन हमारी कॉफी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हूँ, इसलिए मैं उस नाते तुम्हें कॉफी ऑफर की थी, लेकिन लगता है तुम्हारी इस हरकत को देखने के बाद मुझे वह भी कैंसिल करना पड़ेगा। पूर्वी का मैसेज को देखकर पार्थ हंसते हुए कहा, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है तुम मत छोड़कर जाओ अपने पति को, लेकिन मुझसे दोस्ती तो कर ही सकती हो। कम से कम दोस्ती का हाथ तो बढ़ा ही सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ। पार्थ की बात को सुनकर पूर्वी हंसते हुए बोली, दोस्ती उससे की जाती है जिसके साथ कोई रिश्ता निभाने लायक कुछ हो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तुम मेरे पति के दुश्मन हो तो भला मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूं? अगर तुम मेरे पति के दुश्मन हो तो मेरे भी दुश्मन ही कहलाओगे। मैं तुमसे दोस्ती करके आगे चलकर अपने पति को धोखा देना नहीं चाहती, क्या पता आगे चलकर मेरे पति को तुम्हें मारने का मौका मिलेगा और उस समय तुम मेरे दोस्त होगे। तो मैं क्या करूंगी, अपने पति को मना करूंगी या फिर तुम्हें बचाओगी? पूर्वी की बात सुनकर पार्थ मुस्कुराते हुए कहा,
मैं तुम्हारे पति का दुश्मन हूँ, तुम्हारा नहीं। तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती निभा सकती हो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तुम्हारे पति और मेरे बीच में कोई लड़ाई होगी तो हमारी दोस्ती बीच में नहीं आएगी। उस समय मैं तुमसे यह नहीं कहूँगा दोस्ती निभाते हुए तुम मेरी मदद करो। अगर तुम्हारे दिल में इंसानियत होगी तो तुम किसी की भी मदद कर सकती हो, क्योंकि इंसानियत के नाते लोग हमेशा किसी ना किसी की मदद जरूर करते हैं। रिश्ते बाद में निभाते हैं, पहले इंसानियत देखते हैं। तो तुम्हारे पास सोचने का समय है। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी तो मुझे एक बार मैसेज कर देना। पार्थ के मैसेज को देखने के बाद पूर्वी अपने फोन को बंद करके टेबल पर रखी। पूर्वी जैसे ही फोन को बंद की उसकी नजर अपने बेटे पर गया। उसका बेटा काफी समय से उसे ही देख रहा था, या यूं कहीं उसके मैसेज को पढ़ रहा था। अपने बेटे को इस तरह से देखकर पूर्वी हैरान होकर बोली, यह क्या कर रहे हो आप? मेरे फोन को देख रहे हो? आपको पता है ना ये गलत बात है। पूर्वी की बात सुनकर रेहान मासूमियत भरे चेहरों से उसे देखते हुए कहा, मुझे पता है मम्मा, लेकिन पापा ने कहा था मैं आप पर नजर रखूं। आप किससे बात करती हो, किससे मिलने जाती हो, कहाँ जाती हो, क्यों जाती हो, इन सब का मैं ध्यान रखूं और उनको सारी बातें बताऊं। रेहान की बात सुनकर पूर्वी में आंखें बड़ी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था उसका शैतान पति एक बच्चे के जरिए उस पर नजर रखवा रहा है। ये सोचकर पूर्वी गहरी सांस लेकर रेहान से बोली, देखो बेटा, आपके पापा बाहर काम करने के लिए गए हैं, आप उन्हें इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। और अभी जो आपने देखा ना, वह बिल्कुल भी मत बताएगा अपने पापा को, वरना आपके पापा और मेरा फिर से झगड़ा हो जाएगा। क्या आप चाहते हो आपके पापा और मेरा झगड़ा हो? आप तो अपनी मम्मा के सबसे प्यारे बेटे हो ना, तो मम्मा के बात को मानकर वही कीजिए जो आपकी मम्मा बोली है। पूर्वी की बात सुनकर रेहान मुस्कुराते हुए उसे देखा तो पूर्वी उसे अपनी गोद में लेकर बेड पर लेट गई। पूर्वी यह सब कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरी में ये सब कहना पड़ा। वह जानती थी अगर तन्मय को इस बारे में जरा भी पता चलेगा तो वो काफी गुस्सा होगा, शायद गुस्से में उसे घर से भी निकाल सकता है। और पूर्वी की सबसे बड़ी घबराहट यही रहती है कहीं कोई घरवाला उसे घर से ना निकाल दे। यही सोचते सोचते पूर्वी की आंखें बंद हो गई। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ रेहान भी अपनी मां की गोद में सर रखकर सो चुका था। वहीं दूसरी तरफ समीर का घर। समीर अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसने देखा उसके फोन पर भूमि का कॉल आ रहा है। भूमि पर कॉल को देखते हैं समीर उसके कॉल को उठाया। इससे पहले कि भूमि समीर से कुछ बोलती तभी समीर गुस्से भरी आवाज में भूमि से बोला, मुझे धोखा देने के बाद कॉल करने की हिम्मत करती हो? इतनी पावर आ गई है तुम्हारे अंदर। क्या तुम भूल चुकी हो मैं किस तरह का इंसान हूँ? मुझे धोखा देने वाले इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुम मेरे पीठ पीछे मेरे ही पीठ पर खंजर भोंकने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ से चली जाओगी उस आहूजा मेंशन में, और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम इतनी घटिया औरत कैसे हो सकती हो? मुझसे शादी हो जाने के बावजूद भी तो वहाँ जाकर पूर्वी पर इल्जाम कैसे लगाए? ये बात तुम भी जानती हो, तुम्हें किडनैप मैंने किया था, पूर्वी ने नहीं। तो फिर तुमने पूर्वी को क्यों फंसाया और तन्मय से शादी करने के लिए वापस हाँ क्यों कह दी? समीर यह सब काफी गुस्से में कह रहा था, जिस वजह से उसे भूमि के बातों का भी कोई मतलब नहीं था। जब भूमि देखी कैसे समीर को गलत फहमी हो चुका है तो वो उसे समझाते हुए बोली, समीर तुम मेरी पूरी बात सुनो, तुम्हें गलत फहमी हुआ है, तुमने जो सुना है ना वह सब कुछ एक गलत फहमी है। भूमि की बात सुनकर समीर गुस्से में चिल्लाकर बोला, हाँ हमेशा मुझे गलतफहमी ही होती है, शादी वाले दिन भी तुमने यही कहा था तन्मय से शादी हो जाने के बाद तुम उसे तलाक देकर मेरे पास आ जाओगी। उस समय तुम्हारी इतनी घटिया सोच थी तो ना जाने आगे तुम्हारे अंदर कितना घटिया सोच आएगा।
ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उस प्यार के नाते मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने उस भरोसे को तोड़ दी। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर तुम तन्मय से वापस शादी क्यों करना चाहती हो? मैं जानता हूँ तुम पैसों के पीछे पड़ी हो, लेकिन तुम ये भूल रही हो मैं कौन हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वह ला कर दूंगा। तुम बस एक बार ऑर्डर करो, मैं वो सारी चीजें तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूंगा। पर ऐसा गलत घटिया काम मत करो जिसके लिए मुझे मजबूरन तुम्हें मारना पड़े। समीर की धमकी भरी बातें सुनकर भूमि परेशान भरी आवाज में बोली, यार पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम्हें जो कुछ भी पता चला है वह सब एक झूठ है। तुम पहले शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। भूमि का इतना ही कहना था, तभी समीर बीच में उसे रोकते हुए कहा, क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या पता तुम वापस से कोई नई कहानी लेकर आ जाओगी। वैसे भी तुम्हारे पास कहानियों की कमी थोड़ी ना। तुम्हें पता है जिस दिन मुझे इस बारे में पता चला था ना, उस दिन मैं तुम्हारा ये घटिया प्लान खत्म करने के लिए आ रहा था, तुम्हें सबक सिखाने के लिए भी आ रहा था, लेकिन सिर्फ तरुण की बात मानकर मैंने अपने गुस्से को शांत किया। वरना उसी दिन उस आहूजा मेंशन में आकर तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बता दिया होता, फिर तुम्हें वो आहूजा परिवार धक्के मारकर उस घर से निकाल देता। उसके बाद तुम्हारे पास ना रहने के लिए खुद का घर होता और ना ही आहूजा परिवार का घर। आइंदा से मुझे धोखा देने से पहले 100 बार सोच लेना। अगर मुझे धोखा देने के बारे में और ज्यादा सोचने की प्लानिंग बनाई ना, तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा जो तुम सोची भी नहीं होगी। मैं चुप हूँ इसका मतलब यह नहीं मैं हर तमाशे को देखता रहूंगा। और हाँ, अपनी यह नई कहानी वापस से मेरे पास लेकर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर समीर गुस्से में फोन कट कर दिया। समीर की बात सुन भूमि हैरान होकर अपने फोन को देखे जा रही थी। समीर उसकी बातें सुनना नहीं चाहता है और उस पर ही गलत इल्जाम लगा दिया। ये सोचकर भूमि के आंखों में आंसू आ गए। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। एक बड़ा सा होटल जिसकी ऊंचाई देखने के लिए इंसान को सर उठाकर देखना पड़े, उसी होटल की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग के ऊपर वाले टेरेस पर। उस होटल के सबसे ऊंचे वाले टेरेस पर कई सारे लोग मौजूद थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने चेहरे पर काले कपड़े पहनकर हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। एक आदमी जिसने सफेद रंग का कोट पेंट पहने हुए था, जब उसे अपने सामने बैठे शख्स को देखा तो वह शैतान भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मेरे एक बार बुलाने पर आ जाओगे। उस आदमी की बात सुनकर उसके सामने बैठा शख्स के होठों पर शैतान भरा मुस्कुराहट नजर आने लगा। वह मुस्कुराते हुए उस आदमी को देखकर कहा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी मुझे वापस से बुलाने की हिम्मत कर सकते हैं। मुझे लगा था मेरा नाम सुनते ही अब तुम्हें घबराहट होगा, लेकिन तुमको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे देखकर सबसे ज्यादा तुम्हें ही खुशी हो रही है। उस शख्स की बात सुनकर उसके सामने बैठा आदमी हंसते हुए कहा, मिस्टर आहूजा आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। मुझे लगा था शादी हो जाने के बाद आप में कुछ चेंजेस आएगा, पर अफसोस आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं। उस आदमी की बात सुनकर तन्मय, जो काफी समय से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, जब उसने उस आदमी की बातों को सुना तो वह गुस्से में उसे देखकर कहा, मिस्टर आदित्य मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ जो शादी हो जाने के बाद बदल जाए। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा काम है। तो बहुत बकवास बातें हो चुकी है, फिलहाल के लिए मेरे पास अब इतना समय नहीं है जिसमें मैं तुमसे बातें करके अपना समय बर्बाद कर सकूं। तुमने मुझे कॉल क्यों किया, इस बात का जवाब दो। तन्मय की बात सुनकर आदित्य अपनी जगह से उठा, फिर वहां मौजूद सारे बॉडीगार्ड को वहां से जाने का इशारा किया। जब आर्यन ने देखा कैसे आदित्य सारे बॉडीगार्ड को जाने का इशारा कर रहा है, तो वह तन्मय के सामने आकर आदित्य को देखकर कहा, मिस्टर आदित्य आप इस तरह से हमारे बॉडीगार्ड को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते हैं।
आर्यन की बात सुनकर आदित्य का नजर उसके चेहरे पर चला। क्या आदित्य ने जब आर्यन को देखा तो वह तन्मय को देखकर कहा, तुम अपने भाई को समझा दो, मेरे काम के बीच में कुछ ना बोले। आर्यन ने आदित्य के बातों को सुना तो मुंह बनाकर तन्मय को देखने लगा, क्योंकि आदित्य खुलेआम इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सारे बॉडीगार्ड वहां से जा चुके थे। जब आर्यन ने ये देखा तो वह तन्मय के पास ही खड़ा रहा, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता था आदित्य भी अंडरवर्ल्ड माफिया है, ऐसे में वह तन्मय को नुकसान पहुंचा सकता है। आदित्य ने देखा सारे बॉडीगार्ड जा चुके हैं तो वह लंबी सांस लेकर तन्मय को देखकर कहा, हाँ तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। वैसे तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था तुम लंदन आए हुए हो, लेकिन जब मुझे ये बात पता चला तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे इस समय तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आदित्य की बात सुनकर तन्मय के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वह मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा, क्या बात है मिस्टर आदित्य, आप एक दुश्मन से मदद मांग रहे हैं। तन्मय की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठा, फिर तन्मय को देखते हुए कहा, क्या करूं, इस समय मैं मजबूर हूं। आपने तो वह कहावत सुनी ही होगी, दुश्मन दुश्मन दोस्त बनकर ही काम करते हैं। आप मेरा एक काम कर दीजिए तो मैं उसके बदले आपका भी काम करूंगा। मैं जानता हूं आप यहाँ किस लिए आए हैं, और आप जिस काम के लिए आए हैं वह काम मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसकी वजह से मैं आपका काम बहुत आसानी से करवा सकता हूँ। आदित्य की बात सुनकर तन्मय की आंखें छोटी हो गई। वह आदित्य को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, तो तुम्हें मुझसे कैसी मदद चाहिए, पहले तुम मुझे ये बताओ। आदित्य ने तन्मय के बातों को सुना तो वो एक नजर आर्यन को देखा, फिर तन्मय को देखते हुए कहा, तुम्हारी अंडरवर्ल्ड में बहुत नाम है, जिस वजह से तुम कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मैं भी कोई भी काम आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा जो भी काम होगा वह बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूँ मेरे कुछ इलीगल सामान को विदेश भेजा जाए, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके लिए मैं अपने इलीगल सामान को विदेश भेज सकूं। अगर तुम मेरी मदद कर सकोगे तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। वैसे तो मैंने कई अंडरवर्ल्ड माफिया से यह मदद ले चुका हूँ, लेकिन सब हार मानकर पीछे हो गए। मेरे पास दूसरा ऑप्शन तुम थे। वैसे तो मैं तुम्हारे शहर आने वाला था तुमसे मदद मांगने के लिए, लेकिन अब जब तुम ये खुद आए हो तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी इसमें मदद करो। आदित्य की बात सुनकर आर्यन अपनी आंखें छोटी करके आदित्य को देखकर कहा, तुम इलीगल सामान को विदेश भेज रहे हो और तुम चाहते हो हम तुम्हारी इसमें मदद करें। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किसके सामने यह बात बोलने की हिम्मत कर रहे हो। तन्मय को इल्लीगल काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आर्यन ने इतना ही कहा था तभी तन्मय उसे बीच में रोकते हुए कहा, ठीक है आदित्य, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा तुम इल्लीगल सामान में क्या भेजने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, जो अपने दुश्मनों पर ही वार करते हैं, ना कि किसी मासूम लोगों पर। ऐसा क्या भेज रहे हो विदेश जिसके लिए तुम्हें मेरी मदद पड़ गई। तन्मय की बात सुनकर आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, फिर वह अपना फोन निकालकर तन्मय के सामने रखा। तन्मय जैसे ही आदित्य के फोन को देखा तो उसके होठों पर शैतान भरा मुस्कुराहट नजर आने लगा। आर्यन भी आदित्य के फोन को देख चुका था। जब उसने देखा आदित्य ऐसा क्या भेजने वाला है तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गया। आर्यन फोन को देखते हुए ही आदित्य से कहा, ओ तो तुम ये भेजना चाहते हो, अगर पहले बताए होते तो मैं बेमतलब का तुम पर इल्जाम नहीं लगाता। आर्यन की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतना पागल थोड़ी हूँ जो अपने काम के लिए किसी बेकसूर लोगों की जान ले लूँ। मुझे बस अपने सामान को कैसे भी करके विदेश भेजना है। मैंने कोशिश तो की थी लेकिन मेरी कोशिश नाकामयाब रही।
आदित्य की बात सुनकर तन्मय अपनी जगह से उठते हुए कहा, समझो तुम्हारा काम हो गया, लेकिन याद रखना मेरा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे काम को पूरा करने से पहले ही खत्म कर दूंगा। तन्मय की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा काम तो बड़ा आसान है, मैं आराम से कर दूंगा। अब तुम आराम से अपने शहर जा सकते हो, और हाँ, मेरी तरफ से भाभी को हेलो जरूर कहना। आदित्य के मुंह से पूर्वी के लिए भाभी शब्द सुनकर तन्मय के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। जब आदित्य ने तन्मय को मुस्कुराते हुए देखा तो हैरान होकर आर्यन से कहा, तुमने तो कहा था तुम्हारा भाई अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में सुनते ही इसके होठों पर मुस्कुराहट आ गया। जो भी कहो मिस्टर आहूजा, भले ही तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हें अपनी पत्नी से प्यार हो चुका है। अपने दुश्मनों के सामने यह नहीं कहोगे, क्योंकि तुम्हें यही लगेगा ना दुश्मन तुम्हारी कमजोरी समझ लेगा तुम्हारी पत्नी को। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरा एहसान किया है तो मुझसे जो हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए वो जरूर करूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हमारी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। आदित्य की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए तन्मय को देखा। आर्यन को तो पहले से ही पता था तन्मय को पूर्वी से प्यार हो चुका है, बस वो मानना नहीं चाहता है। आज आदित्य के मुंह से भी ये सुनकर उसे यकीन हो गया, वह जो सोच रहा था वह सच था। वही जब तन्मय आदित्य के बातों को सुना तो वह मुंह बनाकर उसे देखकर कहा, पत्नी मेरी है, लेकिन पता तुम लोगों को चल जाता है कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। बाय द वे, तुमने सही कहा, हमारी दुश्मनी यहीं खत्म नहीं हुई है। हमारी दुश्मनी कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन हाँ, आगे समय रहते हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ी तो हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे। तुम मेरा काम करके मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं अब यहाँ से अपने शहर जा रहा हूँ। अगर तुमने मेरा काम नहीं किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मिस्टर आदित्य। ये कहकर पर तन्मय का नजर आदित्य को देखा, फिर आर्यन के साथ वहां से चला गया। आर्यन तन्मय के साथ उस होटल से बाहर निकला, फिर कार में बैठते हुए तन्मय को देखकर कहा, क्या सच में तुम इस आदित्य पर भरोसा करना चाहते हो? अगर तुम शहर चले जाओगे तो कहीं आदित्य ने तुम्हारा काम नहीं किया तो फिर दादू तो तुम पर नाराज हो जाएंगे। तुम्हें याद है ना दादू ने क्या कहा था, ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। आर्यन की बात सुनकर तन्मय गहरी सांस लेकर कहा, मैं आदित्य को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वह अगर एक बार अपनी जुबान से कह दे तो वह उसे करके रहता है। मैं तो जानबूझकर उसे धमकी देकर आया हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से पता है वह मेरा काम बहुत आसानी से कर देगा। वैसे भी दादू का दिया हुआ काम तो पूरा हो ही चुका है, अब बस मुझे आदित्य का दिया हुआ काम करना है और उस पार्थ खुराना को अपने रास्ते से हटाना है, क्योंकि वह इंसान मेरी पत्नी को अपने तरफ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तन्मय के मुंह से पार्थ का नाम सुनकर आर्यन हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है पार्थ इतनी आसानी से पूर्वी भाभी का पीछा छोड़ेगा? वैसे तुमने देखा नहीं किस तरह से पार्थ पूर्वी भाभी का हाथ पकड़कर कैसे से बाहर निकला था। आर्यन की बात सुनकर तन्मय उसे घूरते हुए कहा, इसलिए तो मुझे बहुत जल्दी अपने शहर पहुंचना है, क्योंकि मुझे पार्थ का एक हाथ तोड़ के उसके दूसरे हाथ में जो देना है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की। तन्मय की बात सुनकर आर्यन गहरी सांस लेकर कहा, यार देखो, बचपन से मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम्हें पूर्वी भाभी से प्यार हो चुका है। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। आज आदित्य ने भी देखा, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा। एक बार तो दिल की सुनो, तुम्हें भी पता चलेगा। तुम्हें नहीं मानना ना, और तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ जिससे तुम्हें भी पता चल जाएगा तुम्हें पूर्वी भाभी से प्यार हुआ है या नहीं हुआ।
आर्यन की बात सुनकर तन्मय उसे देखते हुए कहा, वैसे तो मैं पूर्वी से प्यार नहीं करता, लेकिन अब जब तुमने ठान ही लिया है तो ठीक है, बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे कंफर्म हो जाए मुझे पूर्वी से प्यार है या नहीं है। और अगर वो काम करने के बाद ये पता चला मुझे पूर्वी से प्यार नहीं है तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। ये कहकर तन्मय गुस्से में आर्यन को देखने लगा।